हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द रेबिलियन स्पिरिट्स। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो भी रेबिलियन होता है वो पहले मेरठ के अंदर होता है और फिर वो जो रेबिलियन फिर जो मेरठ के सिपाहीज होते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं बहादुर शाह जफर को छुड़ाने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो इतना सब कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि अगर हम 85 सिपाहीज को कैद कर लेंगे या फिर उन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुना देंगे तो एक इतना बड़ा रिवॉल्ट हो जाएगा और बहादुर शाह जफर का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं सोचा था। तो रेबिलियन के अंदर जो बहादुर शाह जफर है वो इन्वॉल्व होते हैं। वो जितने भी रूलर्स होते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर उनको एक लेटर लिखते हैं कि आपको रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो जब बहादुर शाह जफर बोलते हैं तो उनका नाम ही काफ़ी होता है। जो अलग अलग रूलर्स अलग अलग किंगडम के जो रूलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें खुद बहादुर शाह जफर ने लेटर लिखा है तो हम पक्का ही जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके अंदर जो है हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब हम जानने वाले हैं कि जो रेबिलियन होता है वो फैलने लगता है। अब देखो जैसे मान लो तो हमने ये सेंटर मान लो इंडिया का, तो दिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया कि दिल्ली के अंदर जो है रेबिलियन होता है। तो दिल्ली के अलावा जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी जो रेबिलियन है वो होता है। तो ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। तो जो बाकी के जो सिपाही थे उनको लगा कि हमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे दिल्ली से हटाना ही होगा और उन्होंने ये करके भी दिखाया। उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दिल्ली से हटा दिया था। स्प्रेड ऑफ न्यूज़, और ये जो भी बात है ये फैलने लगी, आग की तरह फैलने लगी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे हटा दिया गया था दिल्ली से। स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगिन। अब अलग अलग जगह पे जो म्यूटिनी होती है वो स्टार्ट होने लग गई। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो लोग हैं वो छोटे स्केल के अंदर या फिर कुछ जगह बड़े स्केल के अंदर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होने लगे रिवॉल्ट के अंदर और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नोडल पॉइंट, तो इसका नोडल पॉइंट क्या था, जैसे मान लो ये लखनऊ है तो लखनऊ के अंदर बहुत सारी रेजिमेंट है। तो ये जो रेजिमेंट होती है ये वेट कर रही होती है कि कब जो लखनऊ का रूलर है या फिर कब लखनऊ का कोई भी बड़ा पर्सन हमें रिवॉल्ट के अंदर शामिल होने के लिए बोले। तो वो वेट कर रहे थे कि कब लखनऊ का जो रूलर है वो हमें परमिशन दे रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने की। तो नोडल पॉइंट जो रेजिमेंट्स होती है वो नोडल पॉइंट होती है। तो जो रेजिमेंट्स होती है वो नोडल पॉइंट होती है। पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस, और उस रेजिमेंट के अंदर कौन होता है, उस रेजिमेंट के अंदर पीपल होते हैं। पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस, जो टाउन्स होते हैं और जो विलेजेस होते हैं वहाँ के जो पीपल होते हैं वो रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो रेजिमेंट के अलग अलग पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं टाउन्स के और विलेजेस के। Everyone railed around local raiders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। अब जो लोग होते हैं वो परमिशन लेना चाहते हैं किससे, लोकल लीडर से, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का कौन लीडर है उससे परमिशन लेते हैं, जमींदार से परमिशन लेते हैं एंड चीफ से वो परमिशन लेते हैं कि आप हमें रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दो। Who were prepared to establish their authority and find the British। तो वो ताकि उनको हेड कर सके और वो जो है रिवॉल्ट के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट के अंदर जा सके। तो जो दो रेबिलियन स्पिरिट्स है उसके अंदर हम पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं।
तो इन कानपुर के अंदर क्या होता है, नाना साहेब। तो कानपुर के अंदर जो नाना साहेब थे वो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये बोल दिया था कि हम नाना साहेब को कानपुर का जो किंग है वो नहीं बनाएंगे। तो बाद में जो नाना साहिब होता है, जब उसे पता चलता है कि अलग अलग जगह पर रिवॉल्ट हो रहा है, तो बाद में नाना साहिब बोल देता है कि आप तो नहीं बनाओगे, लेकिन मैं खुद बनूंगा पेशवा, मैं खुद पेशवा बनूंगा कानपुर का। तो बाद में वो खुद पेशवा बन जाते हैं और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मना करती है, उनको बोलती है कि आपको पेशवा नहीं बनना, तो लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। तो कानपुर से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और जो दिल्ली था वहाँ से भी चली गई, मेरठ से भी चली गई। तो वैसे अलग अलग जगह के अंदर रेबिलियन जो है वो फैलने लगता है। तो कानपुर के अंदर नाना साहिब जो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया था कि आपको पेशवा नहीं बना। लेकिन जब नाना साहिब को पता चला कि अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट हो रहा है, तो नाना साहिब ने बोला कि मैं यहाँ पेशवा बनूंगा कानपुर का, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे रोकने की कोशिश करेगी तो मैं उनके साथ में युद्ध करूंगा या फिर मैं रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। तो नाना साहिब क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ का पेशवा हूँ और मैं किसके अंडर में हूँ, मैं बहादुर शाह जफर के अंडर के अंदर एक छोटे से किंगडम का रूलर हूँ। तो हमने द रेबिलियन स्प्रेड्स के अंदर थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम द रेबिलियन स्प्रेड्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो इन लखनऊ के अंदर क्या होता है, ब्रिजेश कद्र। तो एक पर्सन थे जिसका नाम है ब्रिजेश कद्र, सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह है। तो ये किसके सन थे, वाजिद अली शाह के ये सन थे। तो ये पहले नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी डेथ हो जाती है और इनके एक सन होता है जिसका नेम है ब्रिजेश कद्र। तो ये जो होता है ये भी इनका एडॉप्टेड सन होता है। तो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी का क्या नेम था, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था और इनका बेटा था ब्रिजेश कद्र। तो ये अडॉप्टेड सन था और जब इन्हें भी ये खबर मिली कि सभी जगह रेबिलियन स्प्रेड हो रहा है, तो बाद में इन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी नवाब बनूंगा। तो ब्रिजेश कद्र वाज प्रोक्लेम्ड एज द न्यू नवाब, इन्हें भी एक नया नवाब बना दिया गया अपने एरिया का। तो पहले तो ब्रिजेश कद्र को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लेकिन जब उन्हें रिवॉल्ट के बारे में पता चला ब्रिजेश कद्र को, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं नवाब बनूंगा। तो बाद में proclaimed as the new नवाब। He to acknowledge the suzerainty of बहादुर शाह जफर, उन्होंने बोल दिया कि मैं इस एरिया का नवाब हूँ और मैं किसके अंडर में हूँ, मैं बहादुर शाह जफर के अंडर में हूँ। तो क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे इनका बहुत बड़ा नाम था, इनका जो नेम था पूरे, क्योंकि ये जो थे बहादुर शाह जफर ये पूरे दिल्ली के एम्परर थे। तो लोगों को लगा कि यार जब बहादुर शाह जफर हार नहीं मान रहे हैं, जब वो दिल्ली के रूलर हैं, तो हम क्यों हार माने। तो बाद में उन्होंने भी बोल दिया चाहे से कुछ भी हो जाए मैं इस एरिया का रूलर बन के रहूँगा। तो ब्रिजेश कद्र बन जाते हैं और वो बोल देते हैं कि मैं इस एरिया का रूलर हूँ और मैं किसके अंडर में हूँ, मैं बहादुर शाह जफर के अंडर के अंदर हूँ। तो इनकी पत्नी का क्या नेम था, बेगम हजरत महल्स रोल इन रेबिलियन। तो जो इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, इनका भी बहुत बड़ा रोल था रेबिलियन के अंदर। तो हमने देख लिया कि कानपुर के अंदर भी रेबिलियन बढ़ता है और ये जो लखनऊ है यहाँ पे भी बढ़ता है। तो अब हम द रेबिलियन स्प्रेड्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो बेगम हजरत महल थे और जो ब्रिजेश कद्र था, उन्होंने एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था उन्हें भी मार दिया था। तो ऐसे हमने देखा कि अलग अलग जगह पर जो रेबिलियन होता है वो स्प्रेड होता जाता है। फिर इन झांसी के अंदर क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई अलोंग विथ तात्या
टोपे। तो जो तात्या टोपे होते हैं वो झांसी के अंदर भी हेल्प करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, और कानपुर के अंदर भी नाना साहेब की हेल्प करते हैं। तो बाद में ये जो झांसी थी ये पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के अंदर आ गई थी। हमने हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके कोई सन नहीं था, और उनका जो एडॉप्टेड सन था तो उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और जो झांसी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के अंदर चली गई थी। तो बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने भी सोचा कि हमें भी हमारी झांसी फिर से चाहिए, और उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इन मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मंडला रीजन के अंदर क्या होता है, रानी अवंतीबाई लोधी। तो हमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने ही वो ही एक वुमेन थी जिन्होंने रेबिलियन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और भी बहुत सारी वुमेन थी। तो रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, कहाँ की थी रानी अवंतीबाई लोधी, रामगढ़ की। हैज़ टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट आफ्टर डिफीटिंग ब्रिटिश। तो रानी जो अवंतीबाई लोधी थी उनका जो एरिया था कहाँ पे, रामगढ़ में। तो जो रामगढ़ था वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के अंदर चला गया था, और बाद में जब रानी अवंतीबाई को पता चला कि पूरे इंडिया के अंदर जो रेबिलियन है वो हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने रामगढ़ को फिर से लेने के लिए या फिर अपने एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भी रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। पोजीशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब हमें पता चल गया, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हमें पता चल गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी। दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स, वो बहुत सारे बैटल्स के अंदर हार चुके थे। तो अब इस लाइन से तो हमें ये समझ में आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म होता जा रहा था। टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ। अब ये जो पर्सन होते हैं, ये पर्सन अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम सेंड करते हैं। कौन सेंड करता है, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। ये अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम सेंड करते हैं एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय ब्रिटिश, और उसके अंदर वो अपना डर जाहिर करते हैं। वो बताते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो वो अपना डर बताते हैं उस टेलीग्राम के अंदर। देखो वो क्या बताते हैं, आवर मैन आर cowed by the numbers opposing to them and the endless fighting। वो बताते हैं कि हमारे जो सिपॉइज है वो बहुत ही कम है और जो रिबेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसा वो बताते हैं, एवरी विलेज इज़ हेल्ड अगेंस्ट अस, और जितने भी विलेज हैं वो सभी हमारे अगेंस्ट के अंदर हैं। द जमींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस, और जो जमींदार्स हैं वो भी हमारे अपोजिट है, क्योंकि पहले तो जमींदार्स उनके साथ में थे, लेकिन जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके अंदर जो जमींदार्स थे वो भी उनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे। तो हमने द रेबिलियन स्पिरिट्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम द रेबिलियन स्पिरिट्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इतने ही पीपल थे, और भी बहुत सारे पीपल थे, जैसे अहमदुल्ला शाह। तो ये जो अहमदुल्ला शाह थे ये कोई एक रिलीजन से जुड़े हुए थे, तो ये लोगों को रिलीजन के बारे में बताते थे। तो जब ये वैसे भविष्यवाणी भी करते थे, तो इन्होंने बोल दिया कि अब हमें आज़ादी मिल सकती है और तुम्हें भी इस रेबिलियन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो लोगों ने इनकी बात मान के भी पार्टिसिपेट किया। और भक्त खान, तो भक्त खान कहाँ के थे, बरेली के सिपाही थे। तो बरेली के ये एक सिपाही थे, तो इन्होंने अपनी पोजीशन से बाहर जाकर, ये सिपाही थे लेकिन बाद में इन्होंने लोगों को लीड किया। इन्होंने लोगों को बताया कि आपको रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह जमींदार थे, कहाँ के थे, अरहा के। तो अरहा कहाँ है, बिहार के। तो बिहार के एक जमींदार थे या फिर अरहा के जमींदार थे ये।
इन्होंने सोचा कि इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट देखा, तो लोग अपने अपने इंटरेस्ट से ही तो इन्होंने जो रिवोल्ट था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो इन्होंने सोचा कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर टैक्स हम इतना पीजेंट से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाद में इन्होंने सोचा कि मुझे भी रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इन्होंने भी रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो वैसे बहुत सारे पीपल थे, जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदार थे, उन सभी ने रिवॉल्ट के अंदर अपना जो नाम, उन सभी ने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। उन सभी ने कोशिश की है कि हमारी कंट्री को आज़ादी मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे, लेकिन हमें इतने ही नाम मिल पाए हैं, तो बाकी के जो नाम थे वो हमें नहीं मिल पाए। हिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ इतने ही नाम मिले हैं। और दिल्ली के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज, तो ये गाजीज कौन होते हैं? ये रिलीजन से जुड़े हुए होते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि कब आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। और रिलीजियस वॉरियर्स, ये रिलीजियस वॉरियर्स भी हैं, केम आउट टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर आप समुद्र के पार जाओगे तो आप रिलीजन को खो दोगे। तो वैसे ये रिलीजन से ज़्यादा जुड़े हुए थे और रिलीजियस वॉरियर भी थे। केम आउट टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। उन्होंने सोचा कि हमें भी वाइट पीपल जो है या फिर इन गोरे लोगों को भगाना ही होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो अब आप सोचोगे या फिर आप बोलोगे कि अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा उससे तो ये साबित होता है कि हमें 1857 के अंदर ही आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें तो आज़ादी 1947 के अंदर मिली। तो इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फिर भी हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली? तो कंपनी फाइट्स बैक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, कंपनी फाइट्स बैक। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।